नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस हाई एनर्जी टैक्टिकल ब्रीफिंग में। आज का ये एक्सप्लेनर किसी वॉर रूम सेशन से कम नहीं होने वाला, जहां हम देश के संविधान के बेसिक पिलर्स और आज की सबसे क्रिटिकल करंट अफेयर्स का एक डीप डाइव एनालिसिस करेंगे। देखिए, किसी भी देश की आज की हेडलाइन समझने के लिए उसके नियम समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज के इस मिशन के पैरामीटर्स बिल्कुल क्लियर हैं। हमारा ये सेशन 4 फेजेस में डिवाइडेड है। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स कवर करेंगे, फिर नेशनल डेवलपमेंट, उसके बाद फ्यूचर टेक और आखिर में इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स इवेंट्स पर नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं फेज 1, कॉन्स्टिट्यूशन और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स से। अब हम अपना हिस्टोरिकल रिवीजन सीक्वेंस इनिशिएट कर रहे हैं। एक बेसिक फैक्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। संविधान में अमेंडमेंट यानी संशोधन की पावर हमें आर्टिकल 368 से मिलती है और ये सिस्टम हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया था। ओके, तो अब इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। शुरुआती बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल शिफ्ट्स को क्रोनोलॉजिकली देखें तो सबसे पहले 1951 का फर्स्ट अमेंडमेंट आया, जिससे 9th शेड्यूल जोड़ा गया। फिर 1956 में 7th अमेंडमेंट आया, जिसने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी। 1967 में 21st अमेंडमेंट के जरिए सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट 1976 का 42nd अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब ये 42nd अमेंडमेंट कितना मैसिव था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसने देश के फाउंडेशनल स्ट्रक्चर को ही रीशेप कर दिया। प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गईं, और तो और एजुकेशन और फॉरेस्ट्स जैसे बड़े सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से निकालकर सीधे कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एवोल्यूशन आगे कैसे चला। 1978 के 44th अमेंडमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स से बाहर कर दिया। फिर पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी लाने के लिए 1985 में 52nd अमेंडमेंट आया, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। 1989 का 61st अमेंडमेंट तो एक लिटरल गेम चेंजर था, क्योंकि इसने वोटिंग की एज 21 से घटाकर 18 साल कर दी। और 1992 के 73rd और 74th अमेंडमेंट्स ने हमारे लोकल गवर्नेंस को, यानी पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज को पूरी तरह से स्ट्रक्चर कर दिया। ये दिखाता है कि संविधान वक्त और ज़रूरत के हिसाब से कैसे अडैप्ट होता है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन फेज को हम इन मॉडर्न अमेंडमेंट्स के साथ कंक्लूड करेंगे। 2002 में आया 86th अमेंडमेंट, जिसने राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया। 2017 में 101st अमेंडमेंट के जरिए देश में जीएसटी लागू हुआ। 2019 में 103rd अमेंडमेंट ने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया। और अभी हाल ही का 106th अमेंडमेंट, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहते हैं, इसने लेजिस्लेटिव बॉडीज में महिलाओं के रिजर्वेशन का रास्ता साफ किया है। आते हैं फेज 2 पर, नेशनल ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट। यहाँ हम हिस्ट्री से निकलकर सीधे आज के एक्टिव करंट अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव बदलावों पर फोकस करेंगे। देश में जस्टिस डिलीवरी कितनी जरूरी है, ये हम सब जानते हैं, और इसीलिए कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल कैपेसिटी बढ़ाने का एक बड़ा प्रस्ताव मंजूर किया है। पहले सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 33 जजेस होते थे, यानी टोटल 34। अब इस प्रपोज स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें एक चीफ जस्टिस और 37 जजेस होंगे, यानी टोटल 38। इस एक्सपेंशन का सीधा सा मकसद है पेंडिंग केसेस की प्रॉब्लम को तेजी से सॉल्व करना। एग्रीकल्चर सेक्टर से एक और मैसिव अपडेट आई है। कैबिनेट ने कॉटन रेवोल्यूशन मिशन को मंजूरी दी है और इसके लिए एक ह्यूज बजट एलोकेट हुआ है, पूरे 5600 करोड़ रुपए। इनका टारगेट क्या है? टारगेट है 2031 तक प्रोडक्टिविटी को ड्रामेटिकली रेज करना। अभी जो प्रोडक्टिविटी 440 केजी पर हेक्टेयर है, उसे सीधे 755 केजी पर हेक्टेयर तक ले जाना है। ये देश की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को एक नया बूस्ट देने का सॉलिड प्लान है। और इस कपास क्रांति को ड्राइव करेगा एक शानदार 5F विजन। ये एक स्टेप बाय स्टेप चेन है जिसे समझना बहुत आसान है। स्टेप 1, फार्म, यानी खेत से फाइबर निकलेगा, फिर वो फैक्ट्री जाएगा, वहां से फैशन डिजाइन होगा और फाइनली फॉरेन यानी ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के लिए जाएगा। ये रोड मैप ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि कैसे हमारी मिट्टी में उगने वाला कपास दुनिया भर के मार्केट्स पर छा जाएगा। लॉजिस्टिक्स की बात आई है तो देश को अपना 19th रेलवे जोन मिलने जा रहा है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन।
इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में होगा और ये 1 जून 2026 से कंप्लीटली ऑपरेशनल हो जाएगा। इसे प्रैक्टिकली ईस्ट कोस्ट और साउथ सेंट्रल जोन्स को कार्व आउट करके बनाया गया है। अब देखिए, जब गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी मिलते हैं तो उसका रिजल्ट होता है प्रशास 2.0 ऐप। ये NCERT द्वारा बनाया गया एक डिजिटल टूल है जिसका काम बच्चों में 21 अलग-अलग तरह की डिसेबिलिटीज को स्क्रीन करना है। इससे होगा ये कि सर्टिफिकेशन बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगा और गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का फायदा सही और ज़रूरतमंद लोगों तक बिना किसी रुकावट के पहुंचेगा। मूव करते हैं फेज 3 की तरफ, फ्यूचर टेक, साइंस एंड स्पेस। अब इस ब्रीफिंग का फोकस फ्यूचर की उन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पर होगा जो दुनिया बदलने वाली हैं। ये सच में फैसिनेट करने वाली डेवलपमेंट है दोस्तों। पाथफाइंडर AI सैटेलाइट, ये इंडिया का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट होने वाला है जिसे पिक्सल और सर्वम AI मिलकर लॉन्च कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा इनोवेशन पता है क्या है? अब सैटेलाइट को हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जमीन पर रॉ फॉर्मेट में भेजकर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी। ये स्पेस में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके डेटा प्रोसेस करेगा और सिर्फ फाइनल आउटपुट अर्थ पर भेजेगा। ये लिटरली प्योरेस्ट सैटेलाइट पैराडाइम को बदल कर रख देगा। एनर्जी सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा लीप लिया गया है, अनील न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में। शिकागो बेस्ड कंपनी क्लीन में इसका हाई बर्नअप टेस्टिंग सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। ये थोरियम और इनरिच्ड यूरेनियम का एक नेक्स्ट जनरेशन मिक्स है। अब ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि केरला की मोनाजाइट मिट्टी में थोरियम के मैसिव रिजर्व्स हैं। अगर हम थोरियम को इफेक्टिवली यूज कर पाएं तो देश की एनर्जी कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। आते हैं अपने आखिरी फेज पर, फेज 4, इंटरनेशनल एंड स्पोर्ट्स वर्ल्ड। यहाँ हम ग्लोबल डिप्लोमेटिक मीटिंग्स और स्पोर्ट्स की दुनिया में देश और दुनिया के पोस्चर को ट्रैक करेंगे। इंडिया में फिलहाल 2 बेहद अलग पर बेहद ज़रूरी ग्लोबल मीटिंग्स चल रही हैं। एक तरफ केरला के त्रिवेंद्रम में ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है जिसका फोकस है लेबर मार्केट्स को बेहतर बनाना और सोशल सिक्योरिटी को एनहांस करना। और दूसरी तरफ न्यू दिल्ली में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जहां थीम है एक्सटेंडिंग न्यूरल बाउंड्रीज, यानी ह्यूमन ब्रेन और AI नेटवर्क्स के कनेक्शन पर बात हो रही है। ये शोज करता है कि हम लेबर राइट्स से लेकर एडवांस्ड न्यूरल टेक तक कितने डाइवर्स लेवल्स पर काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया से बैडमिंटन का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्प्लिट डेनमार्क में देखने को मिला। उबर कप में, जो कि फीमेल बैडमिंटन चैंपियनशिप है, साउथ कोरिया ने चाइना को 3-1 से हराकर अपनी डोमिनेंस दिखाई। लेकिन वहीं मेल बैडमिंटन के पिनिकल थॉमस कप में चाइना ने जबरदस्त कमबैक किया और फ्रांस को 3-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और बिलियर्ड्स में तो एक मैसिव अपसेट हो गया है। आइलैंड में चल रही IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में सौरभ कोठारी ने 19 टाइम चैंपियन पंकज अडवाणी को हरा दिया है। आप खुद सोचिए, एक 19 बार के वर्ल्ड चैंपियन को उस लेवल पर डीथ्रोन करना स्पोर्ट्स की दुनिया में कितना रेयर इवेंट होता है। ये सच में याद रखने लायक मोमेंट है। तो दोस्तों,